के आगे हूँ 2027 वाला सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर, जैसा आप लोगों का 2027 में सामाजिक विज्ञान का पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, वही सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं लेकर के आ गया। आज का मेरा कोड रहने वाला 822 PR कोड का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। देखो अब यहाँ पर मैं इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा पेपर भाई तैयार कर लो। आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का होने वाला है, क्योंकि भाई पूर्णांक मेरा 70 नंबर का है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह लिखना पड़ेगा जब पेपर देने जाओगे। अब चलिए पेपर को मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर पेपर देने जब जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखो कहा जाएगा कि नोट करके दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर देने जाओगे तो 15 मिनट तक भाई आप लोगों को अपने पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो निर्देश है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पेपर में देख लो। पहला निर्देश कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। तीसरा निर्देश पढ़ेंगे खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनका सही उत्तर हमको OMR शीट पर देना होगा। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आगे देखो बात करते हैं यहाँ से निर्देश नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल भी व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है OMR शीट पर। निर्देश नंबर 5 कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और निर्देश नंबर 6 कहता है खंड बा 50 अंकों का रहने वाला है। आप चलो आगे देखो। अच्छा, यहाँ से हम बात करते हैं, ये सारे के सारे निर्देश हैं। मानचित्र वाले कार्य भी पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। निर्देश नंबर नेक्स्ट, अब ये सारे से निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए और इसके बाद मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्नों की ओर। आप चलो भाई प्रश्न देख लो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न आए हैं आप लोगों के मॉडल पेपर में। तो क्वेश्चंस नंबर 1 मेरा यहाँ से देखो स्टार्ट होगा, जो कि मेरा खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। ये भाई आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। इनको आप लोग तैयार कर लो, सभी प्रश्न तैयार कर लो। खंड आ मेरा यहाँ से बनता है और ये सारे मेरे वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया है। पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि जो मेरा जर्मन राइस संघ की स्थापना किसके प्रभाव में हुई थी। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का बी ऑप्शन सही करेंगे, नेपोलियन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने किस कानून के विरोध में की थी। तो इसकी पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 भी पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 4 का मेरा राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, बहुत कमी आई थी, बहुत कमी आई थी। पेपर प्रश्न नंबर 4 का ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन सही करेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब प्रश्न नंबर 6 कहते हैं लाल और पीली मिट्टी का रंग मुख्यतः किस कारण होता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग मुख्यतः किस कारण होता है। तो भाई इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह तत्व के कारण। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पर कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी का उदाहरण कौन सा है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि अब देखो प्रश्न नंबर 7 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 का ए ऑप्शन सही करेंगे, संयुक्त वन प्रबंधन। तो मेरा 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त वन प्रबंधन। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। इसके 4 ऑप्शन देख लो, लेकिन प्रश्न नंबर 8 का मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है भाई नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्यतः खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। तो भाई मैं उस फसल का नाम बताना जो कि खरीफ ऋतु में फसल उगाई जाती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 9 का सी ऑप्शन सही करेंगे भाई, धान जो है मेरी खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10
कि मिनी रत्न, देखो प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, मिनी रत्न और नवरत्न जैसी श्रेणियां मुख्यतः किनसे संबंधित हैं? तो पेपर में 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की नीति का सबसे अधिक प्रभाव किस समुदाय पर पड़ा? तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे तमिल समुदाय। तमिल समुदाय मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का मेरा ए ऑप्शन सही करेंगे शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देख लो। प्रश्न नंबर 13 देख लो क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 13 कहता है कि ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की संस्था कौन सी है? तो भाई ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की संस्था कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 13 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही करेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भाई पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता है भारत में किसी राजनीतिक दल की विचारधारा और नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम क्या है? पेपर में 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है। प्रश्न 15 कहता है लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न नंबर 15 1 नंबर का आएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए, बी ऑप्शन दिया है चुनाव समाप्त करने के लिए, सी ऑप्शन दिया न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए, डी ऑप्शन दिया सरकार को स्थायी बनाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 15 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देख लो क्या कहता है कि विश्व बैंक द्वारा देशों की तुलना के लिए मुख्यतः किस आधार पर प्रयोग किया जाता है ना? तो भाई किस आधार पर प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 16 का मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 17 कहता है मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये भी 1 ही नंबर का आ जाएगा कि मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन दिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन दिए विदेशी व्यापार बढ़ाना, सी ऑप्शन दिए बड़े उद्योग स्थापित करना, डी ऑप्शन दिए बैंकिंग व्यवस्था समाप्त करना। तो प्रश्न 17 का ए ऑप्शन सही करेंगे विदेशी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। तो प्रश्न 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि ऋण की वह राशि जो मूलधन के अतिरिक्त ऋणदाताओं को देनी पड़ती है क्या कहलाती है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे लाभ ब्याज कहलाती है। और प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वैश्वीकरण के दौरे में विभिन्न देशों के बीच किस में वृद्धि हुई है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो देखो भाई प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन सही करेंगे व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देख लो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय बिल या कैश मेमो क्यों लेना चाहिए? तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा खरीद का प्रमाण रखने के लिए। तो ये हमारे भाई 20 नंबर आपके पक्के हो गए। और इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे। अब यहाँ से देखो आप लोगों का वर्णनात्मक फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोगों के एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, वो भी देख लो। यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना पड़ेगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं। और यहाँ से हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 4 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर देखो उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना था। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की। इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और सरकारी कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध किया। इतना लिखने के बाद फिर आगे लिखेंगे किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित समाज के अनेक वर्गों ने इसमें भाग लिया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन भावना को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ।
तो ये हमारा भाई पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो आप लोगों को इतना ही लिखना पड़ेगा। फिर एक अथवा करके दिया जाएगा। अथवा में देखो ये दिया गया है कि भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो ये हमारा भाई इतना समाप्त हुआ, पहला क्वेश्चन मेरा समाप्त हुआ। अब हमारे यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न देख लो कि भारत में कृषि के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो ये 4 नंबर का आ जाएगा कि भारत में कृषि के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है, समझाना पड़ेगा। उत्तर में लिखेंगे कृषि और सिंचाई। इसमें लिखेंगे भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, लेकिन वर्षा का वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहता है और वर्षा अनिश्चित भी रहती है। इसलिए कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखने के लिए सिंचाई आवश्यक है। सिंचाई से वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में भी, अब देखो भाई, सिंचाई से वर्षा वाले क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में भी क्या होता है कि फसल उगाई जा सकती है। इससे एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेना संभव होता है और कृषि उत्पादकता बढ़ती है। नहरें, कुएं, नलकूप और बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाएं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। उचित सिंचाई व्यवस्था किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में भी सहायता करती हैं। फिर यहाँ पर अथवा करके लिख देना, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को समझाइए। 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। उत्तर में डालेंगे लोकतंत्र के परिणाम। इसमें लिखेंगे लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण परिणाम जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार है। इसमें सरकार को जनता के प्रति अपने निर्णयों के लिए उत्तर देना पड़ता है। लोकतंत्र नागरिक के बीच समानता और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का अवसर भी देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को भी महत्व मिलता है। हालांकि लोकतंत्र से सभी आर्थिक असमानताएं समाप्त नहीं होती हैं, फिर भी यह बेहतर शासन और नागरिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखेंगे, यहाँ से फिर हमारा एक अथवा करके दिया गया है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों आवश्यक है। तो भाई ये हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन भैया 4 देख लो क्या कहता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। उत्तर में लिखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव। इसमें लिखेंगे वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश और उत्पादन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हैं। भारत में वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ा और भारतीय बाजार में अनेक विदेशी वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिला है। भारतीय कंपनियों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसर प्राप्त हुए हैं। दूसरी ओर छोटी कंपनियों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। वैश्वीकरण का प्रभाव सभी उत्पादकों और श्रमिकों पर समान नहीं रहा, इसलिए इसके लाभों को व्यापक बनाने के लिए उचित नीतियां आवश्यक हैं। तो ये हमारे भाई 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और एक अथवा करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यहाँ पर अथवा वाला देख लो क्या कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए विभिन्न देशों का चुनाव किस आधार पर करती हैं। तो आप लोग इसका भी उत्तर ले सकते हो। अब यहाँ से हमारा देखो स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक सेकंड। वर्णनात्मक सेकंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे विस्तृत 3 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना होगा। सभी प्रश्न होंगे, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चारों के चारों क्वेश्चन 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास ने राष्ट्रवाद के प्रसार में किस प्रकार सहायता की है। तो क्वेश्चन 1 हमारा ये कहता है। आप चलो भाई इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। इसका यहाँ से देखो लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे मुद्रण संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसमें देखो लिखेंगे कि भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों और पर्चों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की नीतियों तथा उनके प्रभावों की जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने लगी है। इसके बाद आगे लिखेंगे भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों ने जनता को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया। लेखकों और राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग किया। स्वतंत्रता, स्वराज और राष्ट्रीय एकता जैसे विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित पुस्तकों ने भी लोगों में नई चेतना पैदा की। मुद्रण के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग समान विचारों से जुड़ने लगे। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रेस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। फिर भी मुद्रण संस्कृति ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
फिर एक अथवा करके दिया जाएगा क्वेश्चंस कि भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। ये हमारा एक विस्तृत 6 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा 6 नंबर का आएगा। कहता है कि प्रश्न दूसरा कहता है कि भारत में विनिर्माण उद्योगों के महत्व तथा उनके सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में दिया है कि विनिर्माण उद्योगों का महत्व और समस्याएं। यहाँ पर लिखेंगे विनिर्माण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कृषि और खनन से प्राप्त कच्चे माल को तैयार कर वस्तुओं में बदलते हैं, यानी कि माल को तैयार वस्तुओं में बदलते हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। औद्योगिक विकास से उत्पादन, व्यापार और निर्यात में वृद्धि होती है तथा देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उद्योगों के विकास से परिवहन, बैंकिंग, संचार और अन्य सेवाओं का भी विस्तार होता है। हालांकि भारतीय विनिर्माण उद्योगों के सामने कई समस्याएं हैं। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, पुरानी तकनीक, पूंजी की कमी, परिवहन की समस्याएं और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा। इसके बाद आगे देखो, यहाँ से लिखेंगे, अब देखो प्रतिस्पर्धा के बाद आगे लिखेंगे कि प्रमुख चुनौतियां हैं। कई छोटे उद्योगों को बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उद्योगों से होने वाला प्रदूषण भी एक समस्या है। इसलिए आधुनिक तकनीक, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे फिर एक अथवा करके दिया गया है। अथवा करके देख लो भाई। अथवा वाला दिया है कि भारत में उद्योगों के स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके बाद आगे देख लो, यहाँ से हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखो कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। उत्तर में लिखेंगे राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों और उनके सुधार। उत्तर में लिखेंगे भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती आंतरिक लोकतंत्र की कमी, जिसके कारण निर्णय कुछ नेताओं तक सीमित रह जाते हैं। दूसरी चुनौती है वंशवाद, जिसमें राजनीतिक परिवारों के सदस्यों का अवसर आसानी से मिल जाते हैं। तीसरी चुनौती चुनावों में धन और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव की है। चौथी चुनौती कई बार मतदाताओं को स्पष्ट और राजनीतिक विकल्प न मिलता है। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे यहाँ से लिखेंगे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों में नियमित आंतरिक चुनाव होने चाहिए। उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। चुनावी खर्च और राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आवश्यक है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के संबंध में मतदाताओं को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही नागरिकों और मीडिया की सक्रिय भूमिका में राजनीतिक दलों को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। अथवा करके दिया लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ से दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 6 नंबर का आएगा। इसको देखेंगे, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारणों तथा उपभोक्ता संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर में डालेंगे उपभोक्ता शोषण और संरक्षण। इसमें लिखेंगे कि बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई कारणों से हो सकता है। कम तौल, मिलावट, खराब गुणवत्ता की वस्तुएं, अधिक कीमत वसूलना, गलत विज्ञापन और वस्तुओं से संबंधित सही जानकारी न देना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कई बार उपभोक्ता अपने अधिकारों और शिकायत करने की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते हैं, जिससे उनका शोषण आसानी से हो जाता है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। वस्तु खरीदते समय बिल या कैश मेमो अवश्य लेना चाहिए और पैकेट पर एमआरपी, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि तथा गुणवत्ता चिन्हों की जांच करनी चाहिए। इसके बाद आगे देखो कि ISI, एगमार्क और हॉलमार्क जैसे मानकों पर ध्यान देना चाहिए। खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उपभोक्ता संबंधी उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। जागरूक उपभोक्ता ही बाजार में अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अथवा करके दिया उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों का वर्णन करते हुए उपभोक्ता आयोग की भूमिका बताइए। तो ये हमारे भाई 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और यहाँ से आप लोगों का मानचित्र संबंधी प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। मानचित्र देख लो, पेपर में आप लोगों का भाई 10 नंबर का मानचित्र भी आता है। तो चलिए यहाँ से देखो, आप लोगों को निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 9 तथा 9 मानचित्र से संबंधित हैं। तो पहला यहाँ से 9 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए इतना आप लोगों को अंक मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थान किस स्थान पर हुआ? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था।
उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो वह चंपारण से आंदोलन प्रारंभ किया। 2 प्रश्न ये हो गए और इसका 5 नंबर का हमारा ये भी पूछा जाएगा। 9वीं जो है हमारा 5 नंबर का आएगा। ये देख लो 5 प्रश्न है, इनको पढ़ लीजिए और ये आप लोगों का मॉडल पेपर समाप्त हुआ।